क्लास 9th का जो आईसीएसई बोर्ड का है ग्रेविटेशन चैप्टर, ठीक है। इसको पूरा चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर में क्या क्या दिया है इसको डिस्कस करेंगे, ताकि जो है पूरा पढ़ा देंगे चैप्टर, और इसको इसके बेस्ड जो भी है आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ कुछ यहाँ पे जो क्या क्या इसमें पूछेगा, ये तो ये दिया है, मतलब क्या क्या चैप्टर में है ये दिया है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वाला जो है ये टर्म दिया है, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। ये सारी चीजें को हम लोग देखेंगे। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए प्लेनेट एंड ए बॉडी। किसी भी प्लेनेट, मतलब ये एक प्लेनेट है और एक बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। मान लीजिए हमारा अर्थ प्लेनेट है और कोई बॉडी है, उसको हम लोग जो है ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये नीचे अर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक क्या ग्रेविटी है, ठीक है। फिर उसका ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन इट इज द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। कोई दो बॉडी जो है यूनिवर्स में जिसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन है। मान लीजिए एक बॉडी जो है कोई ए है, ठीक है, एक बॉडी कोई ए बी है, बॉडी जो है इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। ये जो है इसके सेंटर से इसका ग्रेविटेशन मतलब अट्रैक्शन वाला अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रेविटेशन के हिसाब से अट्रैक्शन वाला, तो इसमें जो है फोर्स जो है ग्रेविटी वाला जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन वाला F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये सेंट्रल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमेशा सेंटर के बीच से ही दो बॉडी के बीच में जो सेंटर रहता है, डिस्टेंस जो हम लोग लेते हैं वो सेंटर के बीच से ही लेते हैं, और डिस्टेंस जो होता है स्क्वायर वाला होता है। यानी फोर्स जो होता है F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस जो भी है r है इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इसमें जो है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के, m1 एंड m2 के मासेस के, ठीक है। और ये G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G जो कैपिटल वाला क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जो फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वही को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द G एंड इट इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास से इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। एंड इट वेरी विद द एल्टीट्यूड एंड द डेप्थ और एल्टीट्यूड के हिसाब से वेरी करता रहता है। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द 45 डिग्री लैटिट्यूड एंड एट द सी लेवल। सी लेवल पे जो है 45 डिग्री लैटिट्यूड पे जो है इसको हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका वेट का है, ठीक है। वेट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। मतलब कि किस फोर्स से कोई बॉडी जो है किसी भी प्लेनेट के जो है सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसी को वेट कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द न्यूटन मेड द बोल्ड स्टेटमेंट दैट द लॉ ऑफ द फोर्स गवर्निंग द मोशन ऑफ द प्लेनेट हैज द सेम मैथमेटिकल फॉर्म एज द फोर्स लॉ दैट अट्रैक्ट ए फॉलिंग एपल टू द अर्थ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से एवरी particle in the universe attract every other particle with a force that is directly proportional to the product of their masses and the inversely proportional to the square of the distance between their center। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है कि जो कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए बॉडी m1 है, ये बॉडी m2 है, ठीक है। m2 का मास जो है, ये मास जो है m2 है, यहाँ पे m1 है, और ए बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगा और ए बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों जो फोर्स लगाएंगे। और उसके बाद क्या हो गया, इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। डिस्टेंस जो है सेंटर से हम लोग लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। और डिस्टेंस जो होता है F इक्वल टू जो होता है G m1 m2 और उसका r स्क्वायर होता है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन शो करता है। इनवर्स यानी स्क्वायर जो है
डिस्टेंस जो है का स्क्वायर जो उसको इनवर्स रिलेशन शो करता है फोर्स के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग जानेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल इज अट्रैक्टिव होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के प्रोडक्ट के बराबर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो स्क्वायर होता है उसका डिस्टेंस के, ठीक है। देखिए एफ जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। फिर अगर इसी इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दे रहे हैं, कंबाइन का मतलब क्या है कि दोनों मिला दे रहे हैं, तो दोनों मिलाने के बाद पहला क्या होगा एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा देंगे, और ये क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल हाँ कांस्टेंट है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है 6.67 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का मतलब जो है इसका वैल्यू होता है, ठीक। द वैल्यू एक्सप्रेस इन द वैलिड ओनली फॉर द बॉडी हैविंग द स्फेरिकल शेप। और ये जो है मतलब उन पे जो है मतलब एप्लीकेबल है जिस बॉडी का स्फेरिकल शेप है, ठीक है, बॉडी हैविंग द स्फेरिकल शेप। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ द फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब इन एसआई द फोर्स इज मेजर्ड इन किलोग्राम kgf and the किलोग्राम वेट। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए इतना हो गया, फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर कोई बॉडी का मास जो है मास 1 kg है, एक्सेलरेशन उस बॉडी में 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हो रहा है उस बॉडी में एक्सेलरेशन, तो क्या होगा देन F इक्वल टू m में होगा मास 1 kg होगा एंड 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा, जो इक्वल टू होगा क्या होगा 1 kg, जब के इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो है आपका कह रहा है कि hence 1 kgf is that much force which while acting on a mass of 1 kg produce in it acceleration of the 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड का उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर जो है हम सीजीएस सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, इन सीजीएस द फोर्स इज मेजर्ड इन द ग्राम फोर्स एंड जीएफ आर द ग्राम वेट GW यानी GWT यानी ग्राम वेट। अगर उस समय हम क्या मानेंगे लेट मास इक्वल टू यहाँ पे 1 kg दिया है लेकिन यहाँ पे 1 ग्राम, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड दिया है, लेकिन अगर हम लोग एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 980, क्योंकि जो है मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे ना, इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो डेसिमल के जो है 2 डेसिमल इधर मूव कर जाएगा, डेसिमल जो है 2 नंबर के बाद आएगा, यानी 8 यहाँ पे हो जाएगा, 80 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। देन F इक्वल टू m में होगा तो मास क्या होगा 1 ग्राम हो गया, और एक्सेलरेशन क्या है 980 हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे 980 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर जो है यही हो जाएगा, और जो इक्वल टू कितना का होगा 980 डाइन होगा जो 1 GF के बराबर होगा, ठीक है। हेंस इसीलिए 1 GF इज दैट मच फोर्स which while acting on a mass of 1 gram produce in it acceleration of the 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अब देखो क्या रहा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई बॉडी है, इसका जो है मास यहाँ पे कोई रखा हुआ है, ये रेडियस इसका r है, ठीक है, इसका मास कुछ m है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास पे इंडिपेंडेंट रहता है। और जो हमारा इक्वेशन जो आता है F इक्वल टू जो है Gm1 * अपन r स्क्वायर, जो हमारा जो ये आया है ना ग्रेविटेशन का फोर्स वाला, तो इसी को हम लोग यूज करके जो है हम लोग निकालेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट इक्वल टू क्या होगा, नाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द फोर्स with which a body is attracted to the center of the earth and therefore the weight W of the body is given by W equal to क्या होगा mg होगा, weight equal to क्या होगा mg होगा। therefore the from the equation 4.4 and 4.5 भी है, weight की जगह जो weight जो है ये force जो है
F इक्वल टू जो है mg होता है, तो m और g होता है, यही फोर्स को जो है mg हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे g m1 m2 अपान r स्क्वायर लिखेंगे। तो जो m है ये m इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा g और इक्वल टू कैपिटल M अपान r स्क्वायर बचेगा, और यही क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, if the body is lying at the distance r from the center of the earth, then the acceleration due to gravity is given by the expression। acceleration due to gravity के जो एक्सप्रेशन सीधे हम लोग देते हैं वो क्या होगा, g इक्वल टू g m अपान r स्क्वायर जो है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला हम लोग टॉपिक जो है वो मास के बारे में है, इनर्शिया के बारे में है, और क्या है, वेट के बारे में है। देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन इज यूजफुल इन द कंसीडरिंग what we mean by the term force, but it has others application। The tendency of an object to stay in the state of the rest or uniform motion is called the inertia। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी होता है कि वो यूनिफॉर्म रेस्ट में यूनिफॉर्म मोशन में रहे, या तो जो है अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, अगर जब तक उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स न लगा दें, वो अपने चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहता। एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकता है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, और जो है फ्रिक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनर्शिया इज द समटाइम दैट वी ऑल एक्सपीरियंसेस इन आवर एवरीडे लाइफ। ए लार्ज एंड मासिव ऑब्जेक्ट लाइक ए कार इज हार्डर टू गेट मूविंग देन ए रिलेटिवली स्मॉल लाइट वन लाइक ए बाइसिकल। मतलब कह रहा है कि जैसे कार को अगर हम लोग को ढकेलना है, ठीक है, तो कार को अगर हम ढकेलेंगे तो क्या होगा, कार का मास ज्यादा है, ठीक है, उसको ज्यादा फोर्स लगेगा उसको ढकेलने में। जबकि जो है अगर बाइसिकल है, साइकिल है, अगर उसको हम लोग ढकेलते हैं तो साइकिल को ढकेलने में जो है कम फोर्स लगेगा उसको मूव कराने के लिए। विदाउट द हेल्प ऑफ द सीट बेल्ट इट कैन बी हार्ड फॉर द समवन टू सिटिंग इन द मूविंग कार टू स्टॉप द मूविंग व्हेन द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक्स शार्पली। मतलब क्या होता है कि अगर अचानक से, जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी में आप बैठ के मूव कर रहे हैं, एकदम मस्त से चला रहे हैं, एकदम गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, ठीक है, और उसके बाद खूब तेजी से जा रहा है, अचानक से आगे जो है गड्ढा आ गया, लेकिन आप एकदम मस्ती में हैं, आपको तो पता नहीं है, आप हैं मस्ती में, आप पीछे आग लगा बस्ती में, आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, अगर अचानक से ब्रेक अप्लाई करेगा तो अगर आप सीट बेल्ट अच्छे से नहीं बांधे रहेंगे तो क्या होगा, आप सीधे चले जाएंगे ड्राइवर के गोद में, ठीक है, अगर पीछे वाले सीट से ड्राइवर के गोद में चले जाएंगे तो उस केस में क्या होता है कि आपका बॉडी जो है मोशन में रहता है, ठीक है। अचानक से कार तो ब्रेक में आ जाता है, लेकिन बॉडी आपका मोशन में रहता है, तो आपका बॉडी जो है मूव ही करने का कोशिश करेगा। उस केस में जो है इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको सीट बेल्ट लगाने की जरूरत है। दीज आर द बोथ एग्जांपल ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का एग्जांपल है। इनर्शिया एंड मास के बारे में जानेंगे। इनर्शिया एंड मास क्या होता है? इनर्शिया एंड मास, एन ऑब्जेक्ट इनर्शिया डिपेंड ओनली एट इन मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जो है उसके मास पर डिपेंड करता है। द definition of mass is very difficult and you will probably have meet the idea that mass is the measure of the amount of the matter in the body। अब mass का मतलब क्या होता है कि amount of matter किसी बॉडी में जो कंटेंट होता है वही mass होता है। While this statement is not false, it is not the whole true either। The most satisfactory definition of the mass uses the idea of the inertia। If two objects A and B have the same acceleration but the resultant force on the A is 2F while that of object B is F, then the object A must have the twice the mass of an object B। मतलब क्या, अगर दो F फोर्स उस पे लग रहा है और एक पे क्या एक F फोर्स लग रहा है तो उसका जो है जो पहला वाला जो बॉडी होगा ट्वाइस उसका मास होगा सेकंड वाले बॉडी के कंपेयर में। सॉरी भाई, सॉरी। The resistance of the object change the resistance of objects to change in their motion is not there sometime that the Newton first law of the motion can be explained। In fact, it is not something that physics can explain। Inertia is not the explanation of this behavior, it is just the another name for it। Object behave like this because they behave like this। Physics provide law to predict the behavior of the object but does not guarantee to explain them to our satisfaction। फिर उसका नेक्स्ट वाला यहाँ पे कह रहा है कि an object's inertia is the same no matter where it is। मतलब कि ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जो है सेम रहेगा और इससे मतलब नहीं है वो कहाँ पे है। इट इज जस्ट एज हार्ड टू स्टॉप एंड मूविंग बॉल ऑन द मून्स or in the deep space as it would be here on the earth। The mass of object and therefore the same no matter where it is।
द मास हैज ओनली साइज बट नो डायरेक्शन, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब मास जो है हमेशा जो है सेम ही रहेगा, कहीं पे भी लेके चले जाएं मास जो होता है सेम ही रहेगा। ठीक है, वेट के बारे में जानेंगे। वेट क्या होता है? वी ऑफ्टन यूज द टर्म वेट इन द एवरीडे लाइफ। समटाइम वी मेजर द मास rather than the weight, while at the other time we really do not mean weight an object weight is the force acting on it। weight का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का कि मतलब उसमें फोर्स क्या लग रहा है। ठीक है, क्योंकि weight इक्वल टू जो है हम लोग W इक्वल टू mg लिख सकते हैं। ठीक है, W इक्वल टू mg, और जो ये क्या हो गया, वेट हो गया। और मास इक्वल टू क्या होता है? मास को जो हम लोग केवल जो है kg से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, kg इसका यूनिट kg। तो यहाँ पे मास जो होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इन बॉडी, और वेट क्या होता है? जो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, उस बॉडी में फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू वेट इक्वल टू mg हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हम देखेंगे। नेक्स्ट 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 ये सब तो ऐसे ही थ्योरी टाइप में दिया भाई। देखिए कह रहा है बिकॉज वेट इज ए फोर्स होता है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी एंड वेट के बारे में जानेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी और वेट के बारे में जानेंगे। बिकॉज द वेट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट वेरी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड it is in this enable us to define the strength of the gravitational field। मतलब जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वेट जो है वेरी करता रहता है। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से क्या होता है? वेट वेरी करता रहता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग एट द पॉइंट एंड मैथमेटिकली इस टर्म एज ग्रेविटेशनल फील्ड जी को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? जो है फोर्स पर यूनिट मास, यही जो है हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को जो है डिफाइन कर सकते हैं। वेयर एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विद द मास m, दैट इज द वेट। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हैज ए SI यूनिट न्यूटन पर केजी। ठीक है, न्यूटन पर केजी होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो है यूनिट न्यूटन पर केजी होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी होता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एंड गिव एन एक्सप्रेशन दैट will certainly have used before W equal to mg। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट में डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो मास क्या आता है? इट इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेनिंग इन बॉडी। इस वेट क्या आता है? इट इज ए फोर्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द प्लेनेट। यहाँ पे कहता है इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी एंड डज नॉट चेंज विद द रेस्पेक्ट टू पोजीशन और प्लेस के हिसाब से चेंज नहीं होता है। इट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी एंड चेंज विद द रिस्पेक्ट चेंजेस विद द चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द प्लेस। मास ऑफ द बॉडी कैन नेवर बी जीरो, द वेट ऑफ द बॉडी कैन बी जीरो ड्यूरिंग द फ्री फॉल। वेट जीरो हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है? इट इज ए मेजर बाय द यूजिंग ए फिजिकल बैलेंस। इट इज मेजर बाय यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज मेजर इन किलोग्राम, इट इज मेजर इन द न्यूटन। ठीक है, क्योंकि न्यूटन में इसलिए क्योंकि इक्वल टू जो है फोर्स हो गया। मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में जानेंगे यानी फ्री फॉल। मोशन अंडर ग्रेविटी यानी फ्री फॉल के बारे में जानेंगे। देखिए ये सब जो दिया है देख के कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसको बताने से पहले हमें बताते हैं। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब किसी चीज को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। जिस वेलोसिटी से हम ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, उसी वेलोसिटी से वो नीचे आएगा। जिस पॉइंट पे जितना जो है उस जितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना टाइम लगेगा, और रिटर्न आते उतना ही डिस्टेंस उतने ही पॉइंट पे वो आके जो है सब कुछ मतलब जो है मेंटेन हो जाता है। मतलब यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंक रहे हैं और वो हवा में जो है 10 सेकंड के लिए है, तो वो फिर उसके बाद जो है वहां से जाएगा, फिर उसके बाद रिटर्न आने में भी उसको 10 से सेकंड लगेगा, और आएगा तो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही आएगा। ठीक है, देखिए अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट्स सरफेस बाय ए फोर्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ विद एक्सेलरेशन is called the acceleration due to gravity।
सारे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, अपने अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड दिस एक्सेलरेशन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल g एंड हैज अ वैल्यू ऑफ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। और इसको कन्वीनियंस के लिए, कैलकुलेशन के लिए राउंड अप करके हम जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द कन्वीनियंस इन द कैलकुलेशन इन मेनी टाइम g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज यूज्ड फॉर अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस की तरफ जो है अगर फॉलिंग हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है, तो जो है ए इज द इक्वेशन ऑफ द मोशन इज रिप्लेस बाय द जी। मतलब क्या है कि जो इक्वेशन हमारा ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी था ना, पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। जी टी मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। जो इक्वेशन हमारा ये था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as था ना, अब वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g हो जाएगा, ठीक है। जो इक्वेशन पहले हमारा ये था कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, अब वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि while a body फॉर प्रोजेक्टेड अपवर्ड g इज रिप्लेस बाय द माइनस जी। अगर कोई बॉडी जो है अपवर्ड जा रहा है तो उसमें हम लोग जो है जो जितना भी यहाँ पे पॉजिटिव वाले हैं उसको जो है हम लोग नेगेटिव लिख देंगे। अगर कोई बॉडी जो है अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग जी लिख देंगे, जी पॉजिटिव वाला लिख देंगे। मतलब कि अगर हम बॉडी को ऊपर उठा के फेंक रहे हैं तो ये जी वाली जो जगह पे जो है जी, क्योंकि जी निगेटिव इसलिए लेंगे कि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, ठीक है, तो जी निगेटिव आ जाएगा। तो ये इक्वेशन पूरा जो है v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gs हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई बॉडी हम लोग ऊपर फेंकते हैं तब, और ये इक्वेशन तब का है जब कोई बॉडी जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक। फॉर ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट द इनिशियल वेलोसिटी इज u ऑलवेज टेकन एज 0। अगर कोई बॉडी जो है किसी हाइट से हम लोग मतलब ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका हम लोग 0 लेंगे हमेशा। एंड दिस इज बिकॉज जस्ट बिफोर ड्रॉपिंग द बॉडी इज एट रेस्ट फॉर द बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड। देखिए फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन इज ऑलवेज टेकन एज 0। जब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन पे जब बॉडी चला जाएगा तो वेलोसिटी वहां पे जाके 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको हम लोग फेंके तो नीचे आया, ठीक है, कहीं पे तो ये जाके ऊपर स्टॉप हुआ होगा कुछ सेकंड के लिए, जहां से वो फिर नीचे आ गया, ठीक है, वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। एंड दिस इज बिकॉज जस्ट बिफोर रिटर्निंग द बॉडी मोमेंटली कम टू रेस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है देखिए, टाइम टेकन बाय द फॉर द अपवर्ड मोशन इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम टेकन फॉर द डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। जो अपवर्ड मोशन के लिए जो टाइम लगता है वही जो है इक्वल टू जो है डाउनवर्ड मोशन के लिए भी टाइम लगता है। द वेलोसिटी विद व्हिच ए बॉडी फॉल ऑन द ग्राउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी विद व्हिच ए बॉडी इट वाज द प्रोजेक्टेड अपवर्ड। मतलब जिस वेलोसिटी से जो वो नीचे आएगा ना उसी वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट किया गया होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ टू इलस्ट्रेट द, लेट अस टेक द एग्जांपल, करा कि टू इलस्ट्रेट दिस let us take example of the ball projected upward with the velocity of 10 meter per second square के हिसाब से from a point on the ground and the motion using the g equal to 10 meter per second square is a shown. Note from the figure that कह रहा कि एक बॉल टेक 4 सेकंड टू गो अप एंड 4 सेकंड टू कम डाउन, ठीक है। 4 सेकंड ऊपर जाने लगा और 4 सेकंड जो है उसको नीचे आने लगा। फिर उसके बाद द बॉल हैज अ वेलोसिटी ऑफ द 0 मीटर पर सेकंड एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे गया, यहाँ से रिटर्न आया तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। द बॉल रीचेज द ग्राउंड विद द सेम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड विथ विच इट वाज द प्रोजेक्टेड अपवर्ड। मतलब उसी स्पीड से वो नीचे आएगा जिस स्पीड से वो प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक। As the ball go up, its speed decreases by the 10 meter per second in each second। अगर बॉल जो है उसको हम लोग उसको फेंके तो क्या हुआ कि 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है मतलब कि as a ball go up, its speed decrease by the 10 unit in each second। 10 यूनिट मतलब जो है स्पीड डिक्रीज करते गया एंड इट फॉल डाउन एंड इट स्पीड इंक्रीजेज बाय द 10 यूनिट इन द ईच सेकंड। और जब फॉल डाउन हुआ तो उसका जो है
10 यूनिट पर सेकंड जो है उसका जो है स्पीड इंक्रीज किया, और जब हम लोग फेंके तो 10 यूनिट पर सेकंड जो है स्पीड क्या था, डिक्रीज कर रहा था। एंड दिस बिकॉज द वैल्यू ऑफ g इज द 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Thus, a body dropped from the height falling freely, equation of the motion are there। जो अगर किसी बॉडी को अगर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं और ऊपर से वो फ्रीली गिर रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसका ए वाला है। पहला वाला v इक्वल टू यू प्लस जी टी है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एस है। ठीक है, पहला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2gs है। यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी a का वैल्यू जो है g में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जो है ग्रेविटेशन यानी नीचे जो है फॉल कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन दिए हैं, ग्रेविटेशन वाला मास इतना है, मास उतना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला कुछ और टॉपिक बचा का, एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है इसके बारे में जानेंगे। Application of the Newton law of gravitation. The Newton law of gravitation has a large number of the applications. Some of these are: it can be used to estimate the mass of the earth by using the expression g। ठीक है, अर्थ के मास को हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, g इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर, g इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर। इट इज ऑल्सो यूज टू एस्टिमेट द मास ऑफ द मून, मून के मास को, सन के इन द अदर प्लेनेट के मास को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। इट इज यूज टू study the binary star, a system of the two star orbiting around their common center, and the centripetal force being provided by the gravitational force of the attraction between them, and any distortion the orbit of the star indicate करता है, indicate the presence of the companion such that the system moves as a double the star. Newton's law of the gravitation can be used to estimate the masses of these star. The bobblings irregularity in the motion of the star can be detected by the modern technique. By using the law of the gravitation we can estimate the masses of these star। ठीक है, बहुत सारा जो है एप्लीकेशन है न्यूटन का, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो है बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, बाकी इस पे जो है बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, मास अगर m1 10 kg दिया है और m2 जो है 100 kg दिया है, और उनके बीच का डिस्टेंस जो है अगर मान लीजिए 50 मीटर है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, या तो ग्रेविटेशन का वैल्यू यानी फोर्स दे दिया है, आपको ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में पूछेगा, 3-4 क्वांटिटी जो भी दे दिया है एक दोस्तों पूछेगा, या तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे जो है कोई मतलब पूछ लेगा कि वेलोसिटी इतना है और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी इतना, फाइनल इतना है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा।